पार्ट 9 की शुरुआत में दिखाते हैं सेओक्योंग आखिरकार घर लौट आती है और अंदर आकर डैड से डरते हुए माफी मांगती है। डैड पहले तो चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन जब वो एकदम से उठकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं तो हर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट वो सबको साइड करके जैसे सेओक्योंग को मारने जाते हैं तो उसका बेटा बीच में आ जाता है, जिसे देख डैड अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो वहीं सेओक्योंग माफिया मांगने लगती है। अब डैड एक बच्चे के सामने तो हाथ नहीं उठा सकते थे, इसलिए अपना गुस्सा पीकर सेओक्योंग से पूछते हैं क्या तुमने कुछ खाया। तो वो रोते हुए कहती है नहीं। तो डैड अपनी वाइफ से कहते हैं इसे कुछ खिला दो और गुस्से में वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। आखिरकार भले वो अपनी बेटी पर गुस्सा हो, लेकिन वो सेओक्योंग की घर वापसी को अपने तरीके से मंजूर कर ही लेते हैं। देन सुबह सुबह सब लोग साथ बैठकर नाश्ता करते हैं तो उसकी एक सेल्फी लेके सेओकी सेओक्चल को भेजती है, जिसे देखकर सेओक्चल काफी खुश होता है कि उसकी बड़ी बहन और उसके डैड के बीच अभी तो सब कुछ ठीक है। ये बात वो मियंग को भी बताता है और कहता है एक दिन मैं तुम्हें अपनी फैमिली से जरूर मिलवाऊंगा। फाइनली ये दोनों अपनी रोमांटिक ट्रिप से वापस आ जाते हैं। देन सेओक्चल जब पानी की बोतल लेने एक शॉप में जाता है तो कांच में किसी की परछाई देखता है और समझ जाता है कि ताइहुन के लोगों ने उस पर नजर रखी हुई है। खैर फिर भी वो चुपचाप शांति से मियंग के पास आकर बैठ जाता है बस में और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। देन वो आदमी जो सेओक्चल पर नजर रखे हुए था वो ताइहुन को मियांग और उसकी फोटो सेंड करता है, जिसे देखकर ताइहुन थोड़ा जेलस होने लगता है। यहाँ मियांग वापस अपनी जॉब पर आ जाती है तो वहीं सेओक्चल अपनी बहन सेओक्योंग से मिलने घर आ जाता है। दोनों एक घर के गार्डन में बैठकर बचपन की बातें करने लगते हैं। यह ताइहुन को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर उस दिन की बात याद कर रहा होता है जब उसे पता चला था कि सेओक्चल को उसे मारने का ऑर्डर मिला है। उसे पूरा शक होता है कि सेओक्चल उस पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे लगता है कि शायद ये सब गलतफहमी भी हो सकती है। इसी बीच दिखाते हैं कि सेओक्योंग पहली बार अपने बेटे के स्कूल के पेरेंट्स डे फंक्शन में आई होती है और उसके साथ बोंगसू भी आया होता है। और यहाँ सेओक्चल जब अपने ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो ताइहुन के लोग उसका पीछा करने लगते हैं उस पर हमला करने के लिए। इसी बीच सेओक्चल अपनी कार को वॉश करवाने के लिए एक जगह रुकता है तो ये लोग भी उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पहले ताइहुन से इस बात की परमिशन मांगते हैं। लेकिन तभी ताइहुन को ये सब गलत लगने लगता है। उसे याद आता है कि जब उसकी बहन गुजर गई थी तब सिर्फ सेओक्चल ही उसके साथ खड़ा था। उस टाइम को याद करते ही ताइहुन अपने आदमियों को सेओक्चल पर हमला करने से मना कर देता है और सेओक्चल वहाँ से अपनी कार वॉश करवा कर चले जाता है। देन वो ऑफिस आकर अपना रेजिग्नेशन लेटर अपने बॉस को फाइनली दे देता है, लेकिन वो कहता है इसे वापस ले लो। तो वो भी कहता है इसे अपने पास ही रखो और जो करना है करो, और इस बारे में मैं खुद ही चेयरमैन को बता दूंगा। तो बॉस कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो वो भी कहता है क्या आपको ये मजाक लग रहा है। देन बॉस उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे वार्न भी करता है कि इस वक्त ये छोड़ना डेंजरस होगा, लेकिन सेओक्चल अपना फैसला ले चुका था, इसलिए वो अपने इस डिसीजन से पीछे नहीं हटता। देन जब वो अपने ऑफिस से बाहर आता है तो ताइहुन मैसेज करके उसे लंच पर इनवाइट करता है। देन जब सेओक्चल उसके साथ लंच करने आता है तो बातों बातों में ताइहुन को पता चलता है कि सेओक्चल इस गैंगस्टर वाली लाइफ से रिजाइन कर चुका है और ये जानकर वो हैरान रह जाता है। सेओक्चल तो उसे भी एडवाइस देता है कि इस गैंगस्टर वाली लाइफ में कुछ नहीं रखा है तो वो भी इसे छोड़ दे, बट वो कहाँ किसी की मानने वालों में से था और बल्कि कहता है ये मेरी जॉब है, मैं मरते दम तक भी यही लाइफ जीऊंगा। अब ताइहुन को समझाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली जाता है। देन उसके जाने के बाद ताइहुन अपने लोगों को चेयरमैन चांगसू की गैंग पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि अब सेओक्चल जो उनकी गैंग में नहीं था। यहाँ चेयरमैन चांगसू को दिखाते हैं जिसे ब्रेन में ट्यूमर है और इसलिए वो डॉक्टर से मिलने आया होता है। डॉक्टर उसे सर्जरी करवाने के लिए कहता है तो चांगसू उस सर्जरी को करवाने से मना कर देता है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी वो ट्यूमर पूरी तरह से हटने वाला तो था नहीं, इसलिए वो अपने लिए कुछ स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ लिखवा लेता है। देन ऑफिस आते ही उसे पता चलता है कि सेओक्चल ने रिजाइन कर दिया है। ये जानकर तो उसे झटका ही लग जाता है। और इतना ही काफी नहीं था, बॉस चेयरमैन को सेओक्चल के खिलाफ भड़काता भी है कि शायद उसने ये गैंग इसलिए छोड़ी क्योंकि वो ताइहुन की गैंग को ज्वाइन करना चाहता हो। वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, ऐसा होना पॉसिबल है। यहाँ जब ताइहुन की गैंग ये डिस्कस करने लगती है कि उन्हें चांगसू की गैंग पर कैसे अटैक करना है तो तभी बोंगसू वहाँ आता है और उन लोगों को वहाँ से रफा दफा कर देता है ताकि वो लोग कोई भी कांड न कर सके। यहाँ जब मियंग अपनी मॉम से मिलने नर्सिंग होम आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को अलग से एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। वैसे वहाँ उसकी मॉम को काफी अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ शांति भी है और रोशनी भी।
तभी तायहोन वहाँ मियांग की मॉम के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लेके आता है और तब मियांग को समझ आता है कि ये सब तायहोन ने किया है और इवन इस प्राइवेट रूम का खर्चा भी वो खुद उठा रहा है। लेकिन मियांग को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो कहती है कि मैं अपनी मॉम को खुद संभाल सकती हूँ और ये कहकर अपनी मॉम को वहाँ से ले जाने लगती है। तो तायहोन अपनी बहन के बारे में बताते हुए कहता है कि अगर सही टाइम पर किसी ने भी उसके लिए मुझे हेल्प ऑफर करी होती ना तो मैं वो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता और शायद आज मेरी बहन जिंदा होती और वो अपने पेंटर बनने के सपने को पूरा कर सकती। लेकिन उसके पास मेरे जैसा एक नाकारा भाई था जो किसी काम का नहीं था और ये मुझे उसके मरने के बाद रियलाइज हुआ। और कहीं ना कहीं वो मियांग को भी इनडायरेक्टली कहता है कि उसकी सिर्फ एक ही फैमिली है और वो है उसकी माँ, इसलिए वो बिना सोचे उसकी मदद को एक्सेप्ट कर सकती है। मियांग उसकी बातें सुनकर इमोशनल तो होती है लेकिन फिर भी अपनी मॉम को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसी रूम में शिफ्ट कर देती है जहाँ वो पहले थी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कीहोंग स्योकी को खुशी से झूमते हुए बताता है कि उसे एसोसिएट प्रोफेसर बनने का मौका मिल सकता है। मतलब अभी उसे ये मौका मिला नहीं है बट जल्दी ही मिलने वाला है। लेकिन ये सुनकर स्योकी खुश नहीं होती और अपने खुद के ड्रीम्स उसे बताते हुए कहती है कि मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ और इसके लिए मैंने 5 साल मेहनत करी है। ये सुनकर वो कुछ नहीं कह पाता तो वो वहाँ से चली जाती है और वहीं स्योकी के डैड अपार्टमेंट्स वगैरह देखने आए होते हैं क्योंकि उनका घर जल्दी ही नीलाम जो होने वाला था। देन स्योकी घर आकर सबको इस बारे में बताती है कि वो स्टेट्स जाकर नर्स की पढ़ाई करना चाहती है। तो मॉम उसके इस डिसीजन से एग्री नहीं करती क्योंकि वो स्योकी से दूर नहीं होना चाहती थी। लेकिन जब स्योकी क्यूट सा फेस बनाकर कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ तब मॉम कहती है एक बार ये घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब चले जाना। ये सुनकर वो हैरानी से पूछती है प्रॉब्लम, कौन सा घर का प्रॉब्लम? लेकिन मॉम जवाब देने की जगह उठकर ही वहाँ से चली जाती है। तब स्योकियों को बताना पड़ता है कि घर नीलाम होने वाला है क्योंकि उसने जो घर गिरवी रखकर 30 मिलियन का लोन लिया था वो अब बढ़कर 300 मिलियन हो चुका है। ये जानकर तो स्योकी को झटका ही लग जाता है क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी और वो ये सुनते स्योकियों को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। देन वो स्योकियों के ऊपर अपना हाथ साफ करने के बाद घर से बाहर आ जाती है और अब उसे समझ आता है कि घर की फाइनेंशियल हालत कितनी बिगड़ी हुई है। इसलिए वो सफोकेट फील करने लगती है कि वो अपने सपनों को चुने या फिर अपनी फैमिली को। देन जब डैड वहाँ आते हैं तो वो अपने डैड को पीछे से जाकर हक कर लेती है क्योंकि वो अपने डैड के दुख को दिल से महसूस कर पा रही थी। ये स्योकचोल को चेयरमैन चांगसू ने मिलने के लिए बुलाया होता है, वो भी अकेले में, और बॉस बाहर खड़े हुए उन दोनों की बातें सुनने लगता है। चेयरमैन की इच्छा होती है कि उसके बाद गैंग का लीडर स्योकचोल बने क्योंकि उसे बॉस पर 1% भी भरोसा नहीं है और वो अपनी मेहनत से बनाई हुई कंपनी को किसी ऐसे हाथों में नहीं देना चाहता था जो उसको बर्बाद कर दे। और वो स्योकचोल पर भरोसा करता है इसलिए वो उसे बताता है कि वो जल्दी ही रिटायर होने वाला है और वो चाहता है कि रिटायर होने के तुरंत बाद स्योकचोल उस कंपनी को टेक ओवर कर ले। ये सब स्योकचोल का बॉस बाहर खड़े हुए सुन लेता है जो खुद भी ताकत के लिए भूखा है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।